नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। और आज का जो यह सेशन है 2023 का आखिरी सेशन है। इसके पश्चात हम लोग 2024 में इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन के साथ में मिलेंगे। लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग भारत के उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पूर्व हम लोग आपातकाल और भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो वन लाइनर सेशन था उसे हम लोग कवर कर चुके हैं और उसी का यह चौथा पार्ट होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। सेशन अत्यंत ही सारगर्भित और छोटा रखने का मैंने प्रयास किया है, जो आप लोगों के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यदि इस सेशन का पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं या जितने भी सेशंस मैंने YouTube पे कवर किए हैं उसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वन लाइनर सीरीज से संबंधित हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 214 में यह उपबंधित किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे दिया गया है या किसे प्रदान किया गया है। तो यह संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह दो या अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा और संसद को यह अधिकार अनुच्छेद 231 के तहत संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित करता है और यदि कोई भी न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तो उसका दो अर्थ होता है। पहला हो गया आपका कि न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों का मूल्य जो होगा वह साक्ष्यात्मक मूल्य होगा, यानी उनके द्वारा दिए गए निर्णय कहीं पर भी गवाही के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह कोई व्यक्ति लगाता है या उस निर्णय पर प्रश्न उठाता है तो कोर्ट कंटेम्प्ट के कारण उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है, यानी अपने अवमान या कंटेम्प्ट के लिए उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दंड प्रदान कर सकता है। आगे है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के तहत आरोपित किया गया है। तो अनुच्छेद 220 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने पर निर्बंधन आरोपित किया गया है। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय की स्थापना तथा उसके संबंध में अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो भारतीय संविधान ने यह अधिकार संसद को प्रदान किया है। वह आपका उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है और उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वह संसद ही तैयार करेगी और संसद ही बनाएगी। नेक्स्ट है, वह कौन सा एकमात्र संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो वह आपका दिल्ली है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार किसे है। तो यह भी संसद को प्रदान किया गया है और संसद को यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 230 के तहत प्रदान किया गया है, यानी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, उसे समाप्त करना या घटाना यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, किस न्यायालय को उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो उच्च न्यायालयों को उसकी अधिकारिता के अंतर्गत सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे जिला
जो न्यायालय होते हैं उसका अधीक्षण, निर्देशन आदि कौन करता है? तो यह आपका उस राज्य का उच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालयों के गठन के से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और राष्ट्रपति किसके परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के जिस राज्य का उच्च न्यायालय है उस राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श करता है उस उच्च न्यायालय में, उस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, संबद्ध राज्य के राज्यपाल हो गए, और उस उच्च न्यायालय में जिस उच्च न्यायालय में उस न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है वहां के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह मशवरा करते हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक निर्णयानुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों की लिखित सलाह, ध्यान रखिएगा यहां पर लिखित सलाह एक टर्म है, लिखित सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। तो मुख्य न्यायाधीश जो है आपको 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के सलाह के पश्चात, लिखित सलाह के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वहां आपका 34 कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। लेकिन प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न होती है और यह संख्या निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। वहां पर न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वह 160 है और इस न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 17 मार्च 1866 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है, जब कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है तब ऐसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा? तो वहां पर हो जाएगा कि उन सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करेगा राष्ट्रपति जिन पर वह उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। और यह किया गया है कहां पर? तो अनुच्छेद 231(2) में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, जब कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है तब ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किस राज्य का राज्यपाल दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा, जिस भी राज्य में उस उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ या प्रिंसिपल सीट होगी वहां का राज्यपाल उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाएगा। नेक्स्ट है, अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों से संबंधित प्रमुख प्रावधान यहां पर हम लोग देखेंगे। तो अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अपर न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह उच्च न्यायालय में अधिकतम 2 वर्षों के लिए की जाती है। और अनुच्छेद 224 का के तहत ही उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध जो है आपका उच्च न्यायालय, जिस उच्च न्यायालय में उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में फिर से नियुक्त करना है या कार्य लेना है उनसे, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह अनुरोध कर सकते हैं। और उल्लेख कहां किया गया है? तो अनुच्छेद 224 क में। और किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? तो 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा यह आपका आयु न्यायाधीशों की बढ़ाई गई है, 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो यह
उत्तर आपका देगा राष्ट्रपति, विनिश्चय राष्ट्रपति करेगा, डिसीजन इस पर निर्णय होगा राष्ट्रपति करेगा, और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आयु से संबंधित प्रश्नों का निर्णय राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है, किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो दो आधार हैं, पहला है सिद्ध कदाचार और दूसरा है कार्य करने में असमर्थता। इन दोनों ही आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश किस न्यायालय में वकालत कर सकता है? तो वह जो न्यायाधीश होगा उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, या ऐसे अन्य उच्च न्यायालयों में कर सकता है जहां उसने अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण नहीं किया हो। सेम उच्च न्यायालय में जहां से वह रिटायर किया है, इससे वर्जित किया जाता है कि जो जस्टिस होंगे, जो भी न्यायाधीश होंगे, वह न्यायाधीश उसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, अन्यत्र किसी दूसरे हाई कोर्ट्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और यहाँ पर आपके हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से राष्ट्रपति स्थानांतरण करते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश कितने न्यायाधीशों की लिखित सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी परामर्श देगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉलेजियम है तो 4 न्यायाधीशों के लिखित परामर्श देने के बाद ही मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में राष्ट्रपति को अपनी सलाह देता है। आगे न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को देखेंगे तो न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते जो होते हैं वो राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यों की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का जो पेंशन होता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और यह उल्लेख कहां किया गया है? तो अनुच्छेद 112(3) में इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता और पेंशन वह भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। वहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन की बात करें तो वह आपका 2.5 लाख रुपए प्रति महीना है, और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,40,000 रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त उन्हें होता है। अगला प्रश्न एक है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकता है? तो वित्तीय आपातकाल जब भारत में लागू होता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन में कमी करने का बात कह सकता है, और भारत में वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों पर है? तो ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह सर्वाधिक राज्यों पर है। और सबसे अधिक पीठ वाला न्यायालय कौन है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जिसके पीठों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी, और इन्होंने 1978 ईस्वी में दिल्ली उच्च न्यायालय की ये पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वहीं हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप समूह पर केरल उच्च न्यायालय का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार आपका 1 से अधिक राज्यों पर है? यहां ध्यान रखिएगा, संघ शासित प्रदेशों को छोड़ करके तो 3 उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है। कौन कौन है? तो मुंबई, गुवाहाटी, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, ये 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का अधिकार, और इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किया गया है कि उच्च न्यायालय
जो है वह मौलिक अधिकार या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। और कुल कितने रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय? तो 5 प्रकार के रिट जारी करेगा, जिनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा रिट। ये 5 रिट होते हैं जो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है और इसे मूल रूप से मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जारी किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो उच्च न्यायालय है ये रिट किसी व्यक्ति, प्राधिकारी, सरकार या संगठित निकाय के विरुद्ध जारी करती है। और भारतीय संविधान में रिट से संबंधित जो यह प्रावधान है वह आंग्ल विधि से लिया गया है। अंग्रेजी कानून से रिट जारी करने का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्राप्त है? तो वह आपका प्रारंभिक अधिकारिता है। नेक्स्ट है कि न्यायालयों को मूल अधिकार के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है मूल अधिकारों के संबंध में। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय को अपने अवमान या कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय किस निधि पर भारित होता है? तो यह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो पॉलिटी वन लाइनर सीरीज का साल का आखिरी सेशन यहीं पर समाप्त होता है। 2023 में जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ाई की है, आशा करता हूं कि 2024 में भी हम लोग उसी प्रकार पढ़ाई करेंगे और न केवल पढ़ाई करेंगे बल्कि आने वाले समय में हम लोग अपनी नियुक्ति यहाँ पर सुनिश्चित करवाएंगे। और इसी आशा के साथ में आज के इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। 2023 अंत हो रहा है, 2024 की शुरुआत हो रही है। इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग सभी इसी प्रकार से मेरा मनोबल और उत्साह बनाए रखें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं 2024 में, तब तक देखते रहिए मंथन। थैंक यू।